हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के सेकेंड पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। जो सभी इतिहास के बच्चे जिनका पेपर होने वाला है वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें और शॉर्टली मतलब छोटा छोटा कम करके ही इस सभी मैटर को याद कर ले बढ़िया से। तो बच्चों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे आराम शाह पर, फतेहपुर सीकरी, बैरम खां, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और अबुल फजल, इस लोगों पर हम ये 5-6 यूनिट पर हम वीडियो बनाए हैं जो एक बार सभी लोग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक वीडियो को हम देखते चल रहे हैं। तो जैसे कि है आराम शाह। आराम शाह माना जाता है कि आराम शाह 1210 में दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, माना जाता है कि आराम शाह 1210 में शासन करता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाती है, मतलब किसी विशेष कारण से अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है तो जानते ही हैं कि राजा के बाद जरूर किसी कोई पद पर बैठने के लायक होता है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात होती है कि इसकी मृत्यु अचानक होती है, ये नहीं पता रहता है कि इसकी मृत्यु इतनी जल्दी हो जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक की। सबसे बड़ी समस्या बनती है वो होती है ऐबक के उत्तराधिकारी की, यानी ऐबक के बाद दिल्ली की सल्तनत पर कौन बैठे। ठीक है, क्योंकि ऐबक अपने जीते जी किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। अतः लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने क्या किया, मतलब लाहौर में जो तुर्क अधिकारी थे आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। जो आराम शाह था उसको लोग क्या किए, लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने आराम शाह को क्या कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया, जो एक कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ। क्योंकि आराम शाह एक शासक तो बना, तुर्कों ने तो बना दिया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ अपने काम में। क्योंकि बाद में जानते हैं कि आराम शाह की हत्या हत्या कर इल्तुतमिश शासक बनता है और इसके लिए लाहौर की राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया है। क्योंकि उस समय लाहौर में राजधानी थी और वहाँ से क्या है कि यहाँ पर बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग कि दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, तुर्क जो अमीर थे इल्तुतमिश को, जो दिल्ली के अमीर थे वो इल्तुतमिश को, जो ऐबक का दामाद और एक योग्य एवं प्रतिभाशाली गुलाम था। देखिए ऐबक का वह दामाद हुआ करता था और एक गुलाम था, वो भी एक प्रतिभाशाली था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। जो दिल्ली के अमीर थे वो इल्तुतमिश को दिल्ली की सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किए और इल्तुतमिश ने अपनी सेना के साथ बदायूं से दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इतना सुनते ही इल्तुतमिश ने बदायूं से दिल्ली की ओर कूच कर दिया और नगर के बाहर इल्तुतमिश की आराम शाह के साथ मुठभेड़ हो गई। वहीं पर इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच मुठभेड़ हो जाती है और आराम शाह हार गया और कैद कर लिया गया। अमीरों ने इल्तुतमिश का स्वागत किया और 1210 में इल्तुतमिश दिल्ली की सुल्तान बन गया और आराम शाह को या तो हत्या कर दी गई या कारागार में मार दिया गया। प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन आराम शाह 1210 में ही मर जाता है। लगभग 6 से 7 महीने तक का इसका कार्यकाल रहता है। ये हत्या और मौत इसकी राज अभी पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी, कुछ लोग कहते हैं इसका जेल में मृत्यु हो जाती है। अगला यूनिट है, हम लोग देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी एक नगर है, जैसे कि गोरखपुर हम लोग नाम सुनते हैं ना, पटना जैसे कि लखनऊ, ये सब नगर है हमारे आसपास, वैसे ही फतेहपुर सीकरी भी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में बसाया था। फतेहपुर सीकरी जो नगर है इसको अकबर ने बसाया था कब, 1571 ईस्वी में। वर्तमान में यह आगरा जिले का एक नगर पालिका बोर्ड है। ठीक है, वर्तमान में यह आगरा जिले का नगर पालिका बोर्ड है और यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पूछता है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह यहाँ के मुगल साम्राज्य में अकबर के राज्य में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फिर इसको खाली कर दिया गया, मतलब 1571 से 1585 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही। शायद पानी की कमी के कारण इसको खाली कर दिया गया बाद में, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है। यह सिकरवार राजपूत राजा की रियासत थी, सिकरवार राजपूत की राजा की रियासत हुआ करती थी, जो बाद में इसके आसपास खेरागढ़ और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले बस गए। ठीक है, अभी बहुत बड़ा इसका क्षेत्र था। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। पूछता है कि मुस्लिम कला, जो मुस्लिम की वास्तुकला है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी एक प्रकार का मस्जिद है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है। जो मक्का में मस्जिद है
जो मक्का मदीना का नाम सुनते होंगे ना, तो उस मक्का की जो मस्जिद है उसी की नकल है फतेहपुर सीकरी, और इसके डिजाइन हिंदू और पारसी वास्तु शिल्प से लिए गए हैं। मस्जिद का प्रवेश द्वार 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाज़ा है, जिसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहां निसंतान महिलाएं दुआएं मांगने आती हैं। ठीक है बच्चों, ये था फतेहपुर सीकरी का। बैरम खां जानते ही हैं कि अब्दुल रहीम खान खां के पिता जाने माने योद्धा थे। ठीक है, वह अकबर के संरक्षक थे जो तुर्किस्तान से आए थे। बैरम खां तुर्किस्तान से आया हुआ एक व्यक्ति था। उसी के संरक्षण में अकबर बड़े हुए, लेकिन दरबार के कुछ लोगों ने अकबर को बैरम खां के लिए किला भड़का दिया और उनसे संरक्षण पद से हटा दिया गया। ये कहे तो जो बैरम खां है ये अकबर का संरक्षण था। ठीक है, संरक्षक था, मतलब कि क्योंकि जानते हैं कि अकबर जब छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर पलता है। और वह जब हज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। उस समय अब्दुल रहीम 5 साल का था, उसे अकबर ने अपने पास रख लिया। बैरम खां की हत्या हो जाती है जब वो हज के लिए जा रहे होते हैं, तभी बैरम खां 13 वर्षीय अकबर, अभी बताया है ना कि अकबर का शिक्षक था, जब मात्र अकबर की उम्र 13 वर्ष थी तभी उसका शिक्षक तथा अभिभावक के रूप में ये मतलब आया अस्तित्व में। बैरम खां, जिसको खान खां की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, वे हुमायूं के साढ़ू और अंतरंग मित्र थे। मतलब हुमायूं जो था अकबर के पिता, उसके साढ़ू और मित्र थे। रहीम की माँ वर्तमान हरियाणा प्रांत में मेवाती राजपूत जमाल खां के सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। ठीक है, रहीम की माँ जो थी उस समय हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमाल खां की सुंदर एवं गुणवती कन्या सुल्ताना बेगम थी। जब रहीम 5 वर्ष के थे तभी गुजरात के पाटन नगर में 1561 में इनका पिता बैरम खां की हत्या कर दी गई, और रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्म पुत्र की तरह किया। ठीक है, एक धर्म का पुत्र होता है, एक जन्म का मतलब कि एक जन्म लेता है और एक लोग मान लेते हैं, एडॉप्टेड। ठीक है, इसको एडॉप्ट किया जाता है। तो अकबर रहीम को एडॉप्ट कर लिया और अपने धर्म पुत्र की तरह उसको लालन पालन किया था। ठीक है बच्चों, अबुल फजल के बारे में टिप्पणी आएगा। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। इसका संबंध अरब के हिजाजी परिवार से था। अरब में एक हिजाजी परिवार हुआ करता था, उसी था यह प्रकार का इतिहासकार था। इसका जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ था। इसके पिता का नाम शेख मुबारक था। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। ये मान के चलिए इतिहासकार था। अबुल फजल एक इतिहासकार था जो किताबें लिखा करता था, और इसी ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, आप लोग परीक्षा में इसको लिखेंगे, नंबर तुरंत पूरा मिल जाएगा। प्रारंभिक जीवन अबुल फजल का पूरा परिवार देशांतरवास कर पहले ही सिंध आ चुका था। मतलब अबुल फजल का जो परिवार था वो पहले ही प्रवासी बनकर सिंध आ चुका था। फिर हिंदुस्तान में राजस्थान में अजमेर के पास नागौर में हमेशा के लिए बस गया था। मतलब ये जो थे अबुल फजल, ये अरब से प्रवासी बनकर भारत में आए थे, मतलब सिंध के आ चुके थे, और हिंदुस्तान के राजस्थान में अजमेर के पास नागौर में हमेशा के लिए बस गए थे। इसका जन्म आगरा में हुआ। अबुल फजल बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली बालक था, जानते हैं, तभी तो इतना बड़ा इतिहासकार बना। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, और ये पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया, जिसमें माना जाता है कि बाबर जीत गया। क्यों? क्योंकि इसके इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई। बाबर यहीं पर जीतता है और मुगल साम्राज्य की नींव रखता है भारत में। यह उसकी पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद और अग्नि का प्रयोग किया था। तोपखाने का प्रयोग पूछेगा कि तोपखाने लड़ाइयों का प्रयोग सबसे पहले किसमें हुआ था, तो यही थी। ठीक है, सन 1926 में काबुल की तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहब्बत बाबर की सेना ने दिल्ली की सुल्तान इब्राहिम लोधी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त कर दिया। देखिए, लोधी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन कारण क्या था हारना लोधी को? क्योंकि इस युद्ध में पहली बार क्या किया था बाबर, बारूद और अग्नि जैसे तोपखानों के प्रयोग किया था, जिसमें क्या था, इब्राहिम लोधी हाथी से लड़ता था और हाथी क्या हुई, भड़क गई।
हाथियाँ बम की आवाज़ सुन के भड़क गई और अपने ही लोगों को मारने लगी। और ये जो 1526 का युद्ध पानीपत के निकट लड़ा गया, और पानीपत वह स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद में उत्तर भारत के नियंत्रण के लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई है। ठीक है, पानीपत जगह था इसलिए पानीपत। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 को उत्तर भारत के एक हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको लोकप्रिय नाम से हेमू कहते हैं, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में पुनः लड़ा गया था। ठीक है, अकबर की सेनापति खान जमान और बैरम खां के लिए एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। यही युद्ध एक निर्णायक हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही रहा। मतलब यह एक निर्णायक युद्ध शामिल हुआ, क्योंकि इसी युद्ध के बाद मुगल सल्तनत जो थी भारत पर अब इतनी तेज़ी से मजबूत हुई कि ये 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही दिल्ली की सल्तनत रही। तो बच्चों, ये था हमारा वीडियो। जल्द से जल्द इसको पढ़ लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।